नमस्कार, मैं अंकित अग्रवाल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हेलो डॉक्टर की एक और कड़ी में, जहां हम अपनी हेल्थ से रिलेटेड, हमारे जो दिनचर्या है उससे रिलेटेड और हमारे शरीर के बारे में कई ऐसी जो बातें हैं, कई तथ्य है, कई मिथ है, जो हम यहाँ पर उनके राज खोलते हैं और आपको एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का एडवाइस देते हैं, एक इंस्पिरेशन देते हैं। और आज हमारे साथ हेलो डॉक्टर इस सेगमेंट में जुड़ गए हैं डॉक्टर सुधीर टोमे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका यूसीएन स्टूडियो में। नमस्कार अंकित जी। सर के बारे में बताओ तो सर सीनियर कंसल्टेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन है एट केयर हॉस्पिटल। और सबसे पहले तो सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, जीआई कैंसर जिसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे होता है? देखिए अंकित जी, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम अपने शरीर का एक अहम हिस्सा है जी। हमारे शरीर में जो एनर्जी मिलती है, जो हम खाना खाते हैं उसके एनर्जी मिलती है, और ये सारा काम खाना पचन करने का काम करता है हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम शुरुआत होती है मुंह से और एंड होता है टट्टी रास्ते से। तो ये एक ट्यूब है, एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है। इसके मुख्य अंग है फूड पाइप यानी आहार नली, उसके बाद में जठर यानी स्टमक जिसको कहते हैं, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, और उसके बाद में एनस। और अतड़ियों को खाना हजम करने में मदद करने वाले पुर्जे भी इस सिस्टम का हिस्सा है। उसमें मेनली आता है लीवर, पैनक्रियास और बिलियरी सिस्टम यानी पित्ते की सिस्टम। तो ये सारे पुर्जे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं आज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के बारे में, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का प्रमाण काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, उभरते हुए इंडिया में। अभी अगर आप पूरे कैंसर की बात करें, अगर 100 कैंसर के मरीज पकड़ोगे आप, तो लगभग 25 मरीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के होते हैं। अब इन 25% में अगर देखा जाए तो 6 मुख्य अंग है जिसमें कैंसर ज़्यादा होता है, इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे ईसोफेगस या फूड पाइप और स्टमक, उसके बाद में लीवर, पैनक्रियास और कोलोन एंड रेक्टम। तो ये टॉप 6 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगह नहीं होते, लेकिन ये टॉप 6 है, कॉमन कैंसर्स है अपने यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर। तो डॉक्टर आपने मतलब 6 ऑर्गन्स के नाम बताए जिनके सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर्स होते हैं, पर कौन से कैंसर की ट्रीटमेंट में सब सर्जरी जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है, सर्जरी ज़रूरी हो जाता है? तो हम इसके बारे में बात करेंगे अंकित जी। इसके पहले मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताना चाहता हूँ कि कैंसर क्या होता है, एक संक्षिप्त में। कि कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर यानी अतड़ियों के ऊपर एक 4 परत की अतड़ी होती है, 4 लेयर्स होते हैं। उसे सबसे अंदर की लेयर को म्यूकोजा कहते हैं, या अस्तर अपने शरीर का। तो इस अस्तर में जब इम्बैलेंस हो जाता है, सेल्यूलर इम्बैलेंस यानी कोशिकाएं जो शरीर की जो रेगुलर उसका ऑटो रेगुलेशन होता है कि 7 दिन में एक कोशिका रहेगी, 7 दिन बाद खत्म हो जाएगी, उसके बाद 8वें दिन नई कोशिकाएं तैयार हो गई। तो ये जो एक रेगुलर बैलेंस शरीर का जब खत्म हो जाता है तब वहाँ पे कैंसर होता है, यानी ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स हो जाता है, और वो सेल्स फिर ट्यूमर का रूप लेती है और वो आसपास के पुर्जों को जकड़ने लगती है या फैलने लगती है, शरीर में से फैलता है। तो इस टाइप का ये कैंसर होता है। कैंसर का मैं बात कर रहा था कि ये क्यों हो रहा है, क्या वजह हो सकती है, वजह क्या हो सकती है, ज़्यादा बढ़ गए हैं सर? तो एग्जैक्ट वजह तो किसी को नहीं मालूम आज भी। आज भी कैंसर क्यों होते हैं इसका एग्जैक्ट वजह नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे रिस्क फैक्टर इंसानों में नजर आते हैं। तो रिस्क फैक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक मॉडिफाइबल एंड एक अनमॉडिफाइबल, यानी परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय। तो पहले अपरिवर्तनीय के बारे में बात करेंगे, जो मॉडिफाई हम नहीं कर सकते। जैसे हमारी उम्र है, उसको हम बदल नहीं सकते। तो अक्सर कैंसर 50 की उम्र के बाद पाए जाते हैं। तो ओल्ड एज इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। दैट इज ओल्ड एज मेजर रिस्क फैक्टर कह सकते हो। सही है। फिर हमारे जीन्स जो होते हैं, जेनेटिक्स जो हमको अपने माँ बाप से मिला हुआ है, वो हम बदल नहीं सकते। तो जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री जो होती है वो एक अनमॉडिफाइबल फैक्टर होता है। तो जिनके फैमिली में हिस्ट्री रही है तो उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वो अनमॉडिफाइबल होते हैं, उसके लिए उनको सिर्फ चौकन्ना रहना इतना ही
उनके हाथ में होता है। बट सर क्या कोई पर्टिकुलर कैंसर के लिए चांसेस ज़्यादा रहते हैं? क्योंकि अगर जैसे समझ लो जीआई कैंसर की हम बात कर रहे हैं, जीआई family history कैंसर में GI लगभग कैंसर है। सारे कैंसर्स में कहीं ना कहीं हेरिडिटरी का प्रमाण है। हेरिडिटरी का कोलोन और रेक्टम में ज़्यादा है, कोलोन और रेक्टम में ज़्यादा प्रमाण है। तो ये मॉडिफाइबल अनमॉडिफाइबल फैक्टर्स हो गए जो हम बदल नहीं सकते। फिर मॉडिफाइबल फैक्टर्स लेकिन बहुत सारे हैं जिसके बारे में हमने आज की तारीख में बात करनी चाहिए और जो ज़रूरी है हमारी आवाम के लिए। तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है हमारी लाइफस्टाइल। हम बोल रहे हैं कि कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है, उसकी वजह ही है कि हमारी लाइफस्टाइल बढ़ रही है, लाइफस्टाइल बदल रही है। हमारी लाइफस्टाइल में क्या क्या बदला है? तो हमारी लाइफस्टाइल में हमारी सबसे पहले मोटापा बहुत होते जा रहा है। ओबेसिटी एक इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल इशू है। ओबेसिटी में हर टाइप के कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है। ओबेसिटी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है। शरीर अंदर से गर्म रहता है ओबेसिटी के कारण, इन्फ्लेमेशन को मैं गर्म कहूँगा, तो वो कैंसर के लिए प्रभावित करता है। सेकेंडली हमारा खान पान आज सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल लो फाइबर डाइट, प्रोसेस्ड मीट या रेड मीट का प्रमाण कोलोन और अतड़ियों के कैंसर के लिए सबसे खराब है। सो रेड मीट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद में लो फाइबर, यानी फाइबर अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारे जो भी कैंसरस सब्सटेंसेस पेट में जाते हैं वो ज़्यादा देर हमारे अतड़ियों में रहते हैं, तो उनका कांटेक्ट टाइम बढ़ जाता है, इसलिए कैंसर प्रोडक्शन बढ़ जाता है। थर्डली बहुत गर्म खाना खाना, जैसे सूप्स, चाइनीज सूप्स बोलते हैं अपन, चाइनीज सूप हॉट बॉइल्ड होते हैं, तो हॉट बॉइल्ड सूप लेने से फूड पाइप के और स्टमक के कैंसर ज़्यादा, इसलिए इन कैंसर का प्रमाण अपने इंडिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन में ज़्यादा है। जीआई कैंसर की मणिपुर आइजवाल में इस टाइप का, क्योंकि वो चाइना से नज़दीक वाली इलाके है, तो उनकी लाइफस्टाइल, अपने यहाँ पे भी ऐसी लाइफस्टाइल होते जा रही है, तो वो एक कारण है। फिर हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स बहुत खाने से भी, ज़्यादा क्षार जाने से कैंसर होने की संभावना होती है। सिमिलरली बीटल नट, अपने यहाँ पे पान का चलन, पान और सुपारी, पान सुपारी, इनका भी बीटल नट इज सम वे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, तो ज़्यादा प्रमाण में जब होता है वो होता है। ये एक हो गए लाइफस्टाइल वाले। बाद में इन्फेक्शंस है, लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी नाम के इन्फेक्शन आपने सुने हैं। तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये इन्फेक्शन लीवर के कैंसर के प्रमुख कारण है। सिमिलरली अल्कोहल का प्रमाण बहुत है, अल्कोहल रिलेटेड लिवर सिरोसिस और उसके बाद में उसमें कैंसर। अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये दो चीज़ें लीवर, पैनक्रियास, इसोफेगस, स्टमक, ये चार कैंसर के लिए प्रभावित करती है। तो ये लाइफस्टाइल है जो हम बदल सकते हैं। बिल्कुल ये लाइफस्टाइल के चीज़ें हैं जो प्रभावित कर। फिर कुछ लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज, जहाँ केमिकल्स बनते हैं, तो केमिकल इंडस्ट्री का एक्सपोजर से बहुत सारे जीआई कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। तो ऐसे ये मॉडिफाइबल और अनमॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। और सर इन्फेक्शंस की आपने बात की थी, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स में जैसे अब आजकल एसिडिटी तो सबसे कॉमन चीज़ हो गई है, एवरी सेकंड पर्सन हैव्स इट। तो क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बार बार रिकरिंग हो रही है, तो जिस वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं? जैसे इसमें एसिडिटी के इसमें ये देखा गया है, 1982 में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया ढूंढ के निकाला ऑस्ट्रेलिया के दो साइंटिस्ट ने, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1982 में। ये जो अल्सर्स होते हैं, एसिडिटी होती है, उसका क्या कारण है? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी करके ऑर्गेनिज्म है और इसका इन्फेक्शन अपने देश में लगभग 80% मरीजों में पाया जाता है। हाँ, तो कई बार वो इन्फेक्शन, वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अपार्ट फ्रॉम गिविंग एसिडिटी, वो कैंसर के लिए भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। इनिशियल स्टेज के लक्षण अगर मैं पूछूं तो कैंसर कई बार इनिशियल स्टेज में लक्षण नहीं होते, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कैंसर की। और फूड पाइप या अपना जीआई सिस्टम एक हॉलो ऑर्गन है, हॉलो यानी खुला हुआ, ल्यूमेन है। उसमें कैंसर आधे सेंटीमीटर से शुरू होकर जब तक 5 सेंटीमीटर का नहीं होता तब तक मरीज को ही तकलीफ नहीं होती, और मरीज को तकलीफ नहीं हुई तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। तो ये इसकी ट्रेजेडी मानी जाती है कैंसर होने वाले की, कि वो उसको लक्षण नहीं आते तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। कई बार लक्षण बड़े सारे वेग होते हैं, जैसे अभी आपने बयान किया कि गैस बन गई, बदहजमी हो गई, तो इस टाइप के मरीज कई बार डॉक्टर के पास जाते नहीं, खुद ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं।
सकता है। और कई बार डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद अगर डॉक्टर ने कहा भी कि चलो बहुत सारी टेस्टें कर ले, ये टेस्टें करके देखते हैं, तो मरीज मानते नहीं है कई बार। हाँ, कई बार वो कि छोड़ के चले क्यों जाते हैं। अब इतनी छोटी सी तकलीफ के लिए डॉक्टर साहब इतना क्यों खर्चा करा रहे हैं हमारा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने समझना चाहिए, और इसमें डॉक्टर्स का रोल भी इम्पोर्टेंट है कि हमको ये समझना है कि कहीं तो भी सस्पेक्ट करना पड़ता। कैंसर के प्रमुख लक्षणों में ये देखना चाहिए कि कोई भी पेट का दर्द है जो जा नहीं रहा, परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन जा नहीं रहा, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीना हो गया, 15 दिन हो गए, तो जाके प्रॉपर डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। सिमिलरली वेट लॉस हो रहा है, आपका वजन घट रहा है अनइंटेंडेड, आप नहीं चाह रहे कि वजन घटना चाहिए, फिर भी आपका वजन गिरते जा रहा है, वो एक कारण हो सकता है। भूख जा रही है, आप अदरवाइज नॉर्मल हो लेकिन आपको खाने का मन ही नहीं कर रहा है, भूख ही नहीं लग रही, या खाना खाते बराबर पहले आप 4 रोटी खा रहे थे, अभी 1 रोटी खाते बराबर पेट भर गया, अर्ली सटाइटी बोलते हैं इसको। तो ये एक प्रमुख लक्षण है। सिमिलरली किसी को खून आना, उल्टी में खून आना, या टट्टी रास्ते से खून जाना, काले रंग की टट्टी होना, यानी ब्लड लॉस होना, ये एक लक्षण माना जाता है। वीकनेस लगना, थकान लगना, कोई कारण नहीं थकान लग रही है, ये एक कारण हो सकता है। फिर लीवर वाले कैंसर के हिसाब से कुछ मरीजों को पीलिया होना, आंखों में पीलिया नजर आना, पीलिया एक लीवर और पित्ते के थैले के कैंसर का प्रमुख लक्षण है। तो इस टाइप के ये बहुत सारे और भी बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन ये प्रमुख लक्षण हैं जिनके ऊपर डॉक्टर और मरीजों ने थोड़ा ख्याल करना चाहिए। ये लक्षण आते बराबर डॉक्टर को जाके तुरंत चेकअप करवाना चाहिए। बट जैसे आपने बताया सर, 50 के एज के ऊपर वाले जो एज है उनका आपने पूरा डायग्नोसिस करना ज़रूरी हो जाता है, पर अगर 30 की एज वाला कोई अगर लिवर सिरोसिस या कुछ ऐसे एसिडिटी से ज़्यादा बड़ा कुछ प्रॉब्लम लेकर है, मतलब अगर 30 की एज में आपके बुरी आदतों के कारण, मैं कहूँगा अगर अल्कोहलिक हो आप और आपका लिवर सिरोसिस हो गया है जी, और आपको बदहजमी है वो अगर हो रही है और आपके मन में शंका भी आ रही कि कहीं मेरे को कैंसर वगैरह तो नहीं हो रहा, जी जी, तो ये सही समय है कि एक बार थरो चेकअप हो जाए। ओके, संभावना कम है कि आपको कैंसर हो, संभावना यही ज़्यादा है कि आपका लिवर ही ऑलरेडी खराब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में आपने चौकन्ना बनना है और उस लिवर का आगे जिंदगी भर प्रोटेक्शन करना है। उसके लिए जो जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए लेनी। और एज अ लेमैन अगर मैं पूछूं, एज अ मतलब एक आम आदमी, तो कितने टाइम के बीच में अपना नॉर्मली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पूरा सिस्टम का चेकअप करवाते रहना चाहिए? अगर इसमें मतलब अगर आपको कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, आपको पर्सनल शिकायत नहीं, आपकी फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, मतलब आपके क्लोज रिलेटिव, माँ बाप, भाई बहन, मौसी चाची नानी, किसी में कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, तो 40-45 के पहले आपको कोई चेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ओके। अगर कुछ भी आपको शिकायत नहीं है और आपके फैमिली में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो। लेकिन अगर आपकी फैमिली में है, आपके पिताजी को 50 साल की उम्र में कैंसर हुआ था, अभी आपकी उम्र 30 है, तो आपको चौकन्ना बनना ज़रूरी है। बिल्कुल, वो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सर, कैंसर ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ट्रीटमेंट की प्रोसेस में क्या क्या नए नए एडवांसमेंट्स अभी आ रहे हैं और क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है अगर डिटेक्ट हो जाए? अंकित जी, हम ट्रीटमेंट के पहले थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहेंगे कि हम कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करते हैं एक अपने समाज के हिसाब से। तो जब भी ये लक्षणों से मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि हो ना हो इस बंदे को कैंसर हो, ये डॉक्टर ने सस्पेक्ट करना जरूरी है। बिल्कुल। और ये सस्पेक्ट कैसे करता है? तो पहले मेडिकल हिस्ट्री से, मेडिकल हिस्ट्री है, उसका वजन घट रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, उसकी टट्टी की आदतें बदल गई है, पहले कभी डायरिया हो रहा, कभी नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन हो रहा, जी जी, और फिर डॉक्टर एग्जामिन करता है, डॉक्टर को संभावना लगती है, तो उसने मन ही मन में लगता है कि ये बंदे को हो सकता है। अगर हो सकता है तो ये मेडिकल हिस्ट्री और फिर ब्लड टेस्ट होते हैं, ट्यूमर मार्कर्स होते हैं आजकल, ट्यूमर मार्कर अपने को लगा तो ट्यूमर मार्कर करके देखते हैं। उसके बाद में जहाँ हम जीरो डाउन करते हैं कि मेरे को लग रहा है ये बंदा आया कह रहा है डॉक्टर साहब मेरा खाना अटकता है, ओके, खाना अटक रहा है, 3 महीने हो गए खाना अटक रहा है, तो इसकी एंडोस्कोपी करें। एंडोस्कोपी एक कैमरा वाली जांच है। दूसरा कोई आए कि मेरे टट्टी ठीक से नहीं हो रही या टट्टी में खून जा रहा है, तो टट्टी रास्ते से एंडोस्कोपी होते हैं, उसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं, इसको गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अगर इसका इसमें दिख गया, कोई गांठ दिख गई, तो उसका टुकड़ा जांच के लिए लेते हैं और वो फिर कैंसर है या नहीं है हमको बताता है।
फिर कैंसर है या नहीं है पता चलने के बाद अगर है ऐसा अगर आ गया तो कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये स्टेजिंग के पर्पस से करते हैं। उसके लिए हम सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, आजकल पीईटी पेट स्कैन होता है, पेट स्कैन, तो इस टाइप के कैंसर के स्कैनिंग होती है। बहुत सारे रेयर कैंसर्स में ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। ट्यूमर मार्कर्स एक ऐसे तत्व है जो खून में कैंसर छोड़ता है या अपना शरीर बनाता है कैंसर की एज ए रिएक्शन टू कैंसर, और उनको नापने के सिंपल तरीके आजकल आ गए हैं, जैसे कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन CEA। ये एक 400 रुपये में होने वाली टेस्ट है, बहुत सिंपल टेस्ट है, एक बूंद खून में से आपका ये काम हो जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे ट्यूमर मार्कर्स अवेलेबल है। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलॉन कैंसर के लिए होता है, एक कार्बोहाइड्रेट एंटीजन 19 करके है, वो पैनक्रियास कैंसर के लिए होता है। तो ऐसे अलग अलग, तो इस तरीके से हम उसको डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज करने के बाद फिर आता है ट्रीटमेंट का सिलसिला, जो आपका सवाल था। तो डायग्नोज करते समय हम इन मुद्दों पे देखते हैं कि कैंसर कहाँ का है, आहार नली का है, स्टमक का है, कोलन का है, पेनक्रियास का है, लीवर का है। पहले ये है तो वो किस सूरत में है अभी, तो हमारे पास मरीज कब पहुंचता है उसके ऊपर उसकी सूरत तय होती है। अगर अर्ली स्टेज में आते हैं तो कैंसर उसी जगह है। तो ये सारी जांचें हम ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले हम ये पता करते हैं कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है, क्योंकि अगर आपका ये फैला हुआ बीमारी है तो उसमें सर्जरी का रोल नहीं होता। यस, ओके। पहले हुए इसमें सर्जरी का रोल नहीं होता। तो इस तरीके से स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग होने के बाद कैंसर को ट्रीट करने के लिए प्रमुख रूप से 3 ही उपचार है, आपको मालूम है, सर्जरी, ऑपरेशन, उसके बाद में रेडिएशन थेरापी यानी लाइट देना, और तीसरा होता है एंटी कैंसर दवाइयाँ। अब नए तरीके और भी आ रहे हैं जिसको टारगेटेड ट्रीटमेंट, इम्यूनोथेरापी, ये नए नए दवाइयाँ आ रही हैं मार्केट में। सर्जरी की अगर हम बात करें थोड़ा डिटेल में, तो सर्जरी लोकलाइज डिसीज़ के लिए होती है और सर्जरी बेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है। इसकी वजह भी ये है कि अर्ली स्टेज में आपने उखाड़ के फेंक दो कैंसर को, तो आपने जड़ से निकाल दिया उसको, तो उसको दोबारा होने की संभावना आपने काफ़ी कम करा दी। दूसरी थेरापी है एंटी रेडिएशन थेरापी। जब आप सर्जरी नहीं कर पाते, रेडिएशन थेरापी एक रेडिएशन मशीन होती है, हाई एनर्जी ट्यूमर को देके ट्यूमर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कीमोथेरापी दवाइयाँ हैं, एंटी कैंसर दवाइयाँ हैं जो बहुत सारी आजकल उपलब्ध हो गई है, और इन दवाइयों द्वारा, दवाइयाँ पूरे शरीर में फैल सकती खून में से देने के बाद, तो उससे कैंसर का ठीक करने का कोशिश करते हैं। टारगेटेड थेरापी यानी आजकल कैंसर में काफ़ी प्रोग्रेस हो चुका है, हमको समझने लगा है कि कौन से मॉलिक्यूल्स के कारण ये कैंसर हो रहा है, तो उस मॉलिक्यूल का ट्रीटमेंट करने से कैंसर को रोकथाम की जा सकती है, तो उसको टारगेटेड थेरापी बोलते हैं। फिर इम्यूनोथेरापी करके भी है जिसमें अपने शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति को आह्वान किया जाता है कि तुम थोड़ी बढ़ो आगे और कैंसर को ख़त्म करो, तो उसके लिए कुछ कुछ दवाइयाँ आ गई हैं। फिर और एक एडवांस है अभी आजकल जिसको हाईपेक कहते हैं। हाईपेक यानी हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरापी। उसमें कैंसर पेट में फैल गया है, तो कीमोथेरापी की दवाइयाँ गर्म करके उसको पेट में डाली जाती है, पेट खोल के, लैप्रोटॉमी यानी ऑपरेशन करते हैं, जितना कैंसर निकाल देते और डायरेक्ट कीमोथेरापी की दवाइयाँ लोकली लगा देते। तो उससे रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलने लगे, इसको हाईपेक थेरापी कहते हैं। फिर लिवर कैंसर के लिए आजकल बहुत सारी नई नई ट्रीटमेंट्स आ रही है जिसमें कीमोथेरापी की दवाइयाँ डायरेक्टली लिवर में पहुँचे, तो इंट्रा आर्टेरियल बोलते हैं, यानी जो धमनी लिवर को जा रही है उसी में कीमोथेरापी घुसेड़ देते डायरेक्टली, तो ट्रांस आर्टेरियल कीमोथेरापी बोलते हैं, टेस्ट करके है। फिर डिवाइसेस आ गए हैं, उसके रेडिएशन से उसको जलाने की कोशिश करते हैं। सो डॉक्टर, रिकरेंस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक बार ट्रीटमेंट हो जाए तो उसके बाद फिर से होने के भी चांसेस रहते हैं, क्या कितना चांसेस रहते हैं, क्या कितना होता है, कितना परसेंटेज है? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर के ऊपर अभी तक हमने पूरी मात दे दी, ये कहना सही नहीं होगा, और कैंसर में रिकरेंस होने की संभावना होती है। अब कैंसर रिकरेंस होने की संभावना कैंसर की स्टेज के ऊपर निर्भर करता है। अर्ली स्टेज में भी रिकरेंस होते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज में संभावना कम होती है। लेट स्टेजेस में ख़त्म होने की संभावना कम होती है, इसलिए अगर ख़त्म किया भी जाए सर्जरी वगैरह करके तो भी रिकरेंस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है।
अब रिकरेंस की संभावना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के लगभग सारे पुर्जों में है। कोई पुर्जों में हम नहीं कह सकते कि इसमें रिकरेंस नहीं होगा, वो संभावना लगी रहती है। अक्सर लाइक कोलॉन कैंसर, कोलॉन और रेक्टम कैंसर फास्ट ग्रोइंग कैंसर माने जाते हैं, तो संभावना पहले 2 साल में ज़्यादा होती है। तो इसलिए पहले 2 साल में उसके तरफ बहुत चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना ज़रूरी होता है। तो रिकरेंस होता है, और रिकरेंस के लिए ये मैंने जो हिदायत बताई कि डॉक्टर ने जो जो बताया समय समय से डॉक्टर के पास पहुंचना है। तो हम बताते हैं अक्सर मरीजों को कि ऑपरेशन हो जाए तो हर तीसरे महीने में मेरे पास आना ही आना है। डेट्स प्रॉपर हर 3 महीने में आपने आना ही आना है। पहले 2 साल तक हम हर 3 महीने में बुलाते हैं, और 2 साल के बाद जब संभावना कम कम होने लगती है तो फिर कहते हैं 6-6 महीने बाद आओ। 6-6 महीने अक्सर मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में 5 साल तक के डॉक्टर लोगों ने उसके ऊपर नज़र बना के रखना चाहिए कि रिकरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। इवन अर्ली स्टेज का भी मरीज रहा तो भी 5 साल तक के नज़र बना के रखना ही पड़ता। अर्ली स्टेज वाले को भी 5 साल तक के नज़र बना के रखना है। और उसके बाद में हम कहते हैं अभी इसके आगे रिकरेंस होता है नहीं होता है ये राम भरोसे है, और जब भी लक्षण आए आप तुरंत पे प्रकट हो जाए हमारे सामने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉलोअप लेना इसलिए बहुत पूरा फुल्ली 100%। 100% क्योर तो होता है सर? 100% क्योर बहुत अर्ली स्टेजेस में पाया जाता है, लेकिन कैंसर के बारे में ऐसा कहना कि मैंने क्योर कर दिया पूरा, या कोई डॉक्टर की टीम ने कह दिया कि हमने आपका क्योर कर दिया, ये उचित नहीं होता जब तक उसका फॉलोअप नहीं होता 5-10 साल का। अब जैसे मैं गए 30 साल से नागपुर शहर में कैंसर के ऑपरेशन कर रहा हूँ, आज मैंने 25 साल पहले किए हुए मरीज आज भी जब आ जाते हैं वापस लौट के तो बड़ी खुशी होती है कि अब ये लगभग क्योर हो गया है, ऐसा लगता। फिर भी ये नहीं मालूम कि अगले 5 साल में क्या होगा इसको। फिर भी 25 साल हो गए तो लगता है कि ये क्योर हो गया, और 25 साल इसने जिंदगी अच्छी निकाल दी। तो इस टाइप की संभावना, ये समय का फंक्शन है एक्चुअली, टाइम से ही पता चलता है कि कोई क्योर हुआ या नहीं हुआ। तो सर केयर हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज इनमें से आपने बताई उपलब्ध है, अवेलेबल है हमारे? केयर अस्पताल में जैसे कि हम निदान पूरा करते हैं कैंसर का, एंडोस्कोपी की सारी सुविधाएं हमारे पास, गैस्ट्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, बायोप्सी, उसके बाद में सीटी स्कैन्स, तो ये सारे हैं हमारे पास। तो हम पहली स्टेज में मतलब कैंसर का निदान करके कीमोथेरेपी देने वाले डॉक्टर भी हमारे पास है ऑन्कोलॉजी के। सर्जरी करने वालों में मैं खुद हूँ जो हम सर्जरी करते हैं कैंसर की। सो डॉक्टर ट्रीटमेंट्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो मेंटली भी पेशेंट को भी, उनके पूरी फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान कर देती है, हार्म कर देती है। और उसके ट्रीटमेंट के बाद सर्जरी हो जाए या कीमोथेरेपी हो जाए, उसके बाद भी पोस्ट ट्रीटमेंट भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? बहुत ही ज़रूरी है, बहुत उम्दा सवाल है ये, और मरीजों ने ये समझना ज़रूरी है कि चलो कैंसर हो गया, होने को तो कोई भी बीमारी, शरीर है तो बीमारी होने वाली है, बिल्कुल, उससे डरना नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और साइकोलॉजिकली जो लोग स्ट्रांग रहते हैं जी, वो ज़्यादा देर तक फाइट करते हैं कैंसर से, ऐसा हमारा अनुभव है। जो लोग कैंसर का नाम सुनते ही लोग आधे खत्म हो जाते, ये तो है। ये मेरे ख्याल से 30-40 साल पहले ये बात सही थी कि हथियार डाल देना, अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा हथियार डाल देने की ज़रूरत नहीं है, हमने स्ट्रांग रहना चाहिए। एक तो पहले प्रिवेंशन की कोशिश पूरी, दूसरी अगर हो भी जाता है तो फटाफट अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच के प्रॉपर इलाज का शेड्यूल बना के इलाज शुरू कर देना चाहिए। एक बार इलाज शुरू होने के बाद ये ज़रूरी है कि हम इलाज का फॉलोअप सही करें। इलाज में हम कहीं भी निग्लिजियंस नहीं करें कि अब डॉक्टर ने बुलाया आज ये तारीख को आना, तो वो तारीख को जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कीमोथेरेपी वगैरह काफ़ी मैथमेटिकल होती है। वो डिपेंड करती है कि कैंसर की सेल को मैंने आज ख़त्म कर दिया तो ये रावण के सिर जैसे होते हैं, वो कितने देर में फिर से उगेगा, दूसरा उगता है। तो वो डेट्स जो डॉक्टर देते हैं वो उस हिसाब से होती है। अगर आप उस डेट पे नहीं पहुँचो, आप नहीं अगले 15 दिन बाद जाएंगे, ऐसा किया, कैंसर बढ़ जाता है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टरों के हिसाब से लेना, खुश रहने की कोशिश करना। मैं हमेशा कहता हूँ टीवी में बहुत सारे हंसी मजाक के कार्यक्रम आते हैं, कॉमेडी वाले, तो कैंसर के मरीजों ने हमेशा हंसते रहना चाहिए, सो दैट आप अननेसेसरी उल्टी सीधी बातों का विचार करते हुए बैठने में मेरा कैसा होगा, क्या होगा आगे,
हाँ, ये टेंशन तो लेके उससे वो अच्छा अपना आज में रहो, खुश रहो, हंसते रहो, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा खान पान ज़रूरी है। Okay. अब जीआई कैंसर में सबसे बड़ी मुश्किल वही हो जाती है कि आपके खाने पीने पे ही अड़चन आ गई अड़चन आ है। गई है। तो इसके लिए ऑल द मोर रीज़न है कि आपको न्यूट्रिशन ही आपका वहीं से जाता है, आपका पेट्रोल तो यहीं से जा रहा है, और वो पेट्रोल जाने वाली व्यवस्था डॉक्टर ने ठीक बनाते बराबर आपने उसका इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए। अच्छा बैलेंस डाइट लेते रहना चाहिए, जो जो डॉक्टरों ने बताया वो नियम का पालन करना चाहिए। ओके। ये हो गया कैंसर के मरीजों का फॉलोअप। उसके बाद में ये जो एक्सेसिव प्रोसेस फूड वगैरह जो आजकल हम खाते हैं वो उसका प्रमाण कम, मोटापा अगर है तो उसको घटाने की पूरी कोशिश। यस, वो जरूरी है। उसके बाद में एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस बहुत कम लोग करते हैं। आजकल सबकी सेडिमेंटरी लाइफस्टाइल बहुत लाइफस्टाइल है, तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। लगभग 150 मिनट एक हफ्ते में हमने एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। ओके। मतलब 30 मिनट्स अ डे इज sufficient, सफिशिएंट। 30 to 40 मिनट्स अ डे इज सफिशिएंट एक्सरसाइज। उसमें हाफ ऑफ द एक्सरसाइज एरोबिक रह सकती है, थोड़ा दौड़ना वगैरह इस टाइप का। तो इन एक्सरसाइजेस से हमारा शरीर काफ़ी तंदुरुस्त चुस्त रह सकता है, तो वो एक करना ज़रूरी है। फिर अल्कोहल स्मोकिंग ये डेफिनेटली इनको कर्टेल करना ज़रूरी है, जहाँ तक हो सके ख़त्म करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम कैंसर से प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। जेनेटिक अगर हमारे है, हमारे फैमिली में से मिलने वाला है, तो चौकन्ना रह के पहले जाके अपना प्रिवेंटिव चेकअप जिसको बोलते हैं वो करते रहना चाहिए हमें। ये अगर हम करते रहेंगे तो संभावना है कि हमारा परसेंटेज कम हो जाएगा, चांसेस संभावना कम हो जाएगी। ऑलराइट सर, काफ़ी अच्छी और काफ़ी डिटेल्ड जानकारी आपसे मिली सर, जीआई कैंसर के बारे में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर के बारे में। थैंक यू सो मच डॉक्टर टोमे हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले सर एक मैसेज आप हमारी जनता को क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा सबके लिए कि ये ज़िंदगी बहुत ही प्रेशियस है और एक ही बार मिलती है, ऐसा समझा जाता है। आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम। तो इस ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना है, उसका पूरा लाभ लेना है हमने, तो हमको हमारी जीआई सिस्टम को अच्छा बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो जो अभी हमने गए आधे घंटे में डिस्कस किया, उन सब चीज़ों का हमने अच्छे से पालन करते रहना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने जो दी है, उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने मिला हो, और इस एपिसोड को देखने के बाद वो शायद अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में थोड़े कुछ बदलाव लाए, और जिनके फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो डेफिनेटली वो प्रिवेंटिव मेजर्स ज़रूर ले और चेकअप वगैरह करवाएं। थैंक यू सो मच।